नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता की सीढ़ी में। दोस्तों, ये आज की वीडियो है हमारी नेट की काई साथ हिंदी कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान की राही कहानी पर। आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं दोस्तों, और ये हमारी करीब चौथी या पांचवी कहानी है दोस्तों। और धीरे धीरे इस कोर्स को हम कंप्लीट कर रहे हैं। निबंध, उपन्यास, इकाई 5, बाकी सारी हम इकाइयाँ लगभग पूरी कर चुके हैं, सिर्फ 2 इकाइयाँ बाकी रह गई हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं, चर्चा करते हैं हम इस राही कहानी के बारे में। इनकी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रकाशक और प्रकाशन वर्ष क्या है इसका, वो है दोस्तों सीधे साधे चित्र संग्रह। इनका कहानी संग्रह है सुभद्रा कुमारी चौहान, उसमें ये प्रकाशित हुई थी 1947 में। इस कहानी की विषय वस्तु इस प्रकार से है दोस्तों। भारतीय पिछले गरीब वर्ग, जो कि सिर्फ भीख मांगकर ही जीवन यापन कर सकता है, को पुलिस द्वारा सताए जाने की कहानी पर की विषय है दोस्तों इस कहानी का। उस पर आधारित ये कहानी है। अब चर्चा करेंगे दोस्तों पात्र के बारे में। तो दोस्तों, इसमें कहानी में सिर्फ 2 ही पात्र हैं, और एक पात्र है राही, जो कि एक गरीब महिला है और जिसे अनाज की चोरी में जेल हुई है। और दूसरी महिला है इसमें अनीता, जो कि संपन्न वर्ग की महिला है, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में जेल हो गई है और एक समाज सुधारक भी हैं। तो दोस्तों, इन दोनों के बीच की सिर्फ एक कहानी है दोस्तों। इसमें 2 ही पात्र हैं। बहुत ही सुंदर कहानी है, और सही कहा जाए तो दोस्तों ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक अनुभव की कहानी है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसकी महत्वपूर्ण बिंदु और इसके तथ्य महत्वपूर्ण इस कहानी के, जो इस प्रकार है दोस्तों। सबसे पहले, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कहानी राही उनके जेल के अनुभवों पर आधारित है। यानी कि जब उनको जेल हुई थी और जेल में गई थी, वहाँ पर जो उनको अनुभव मिले थे, जो उन्होंने देखा प्रैक्टिकली, उस पर आधारित दोस्तों ये कहानी है। अगला पॉइंट है दोस्तों, गरीबी तथा गरीबों की व्यवस्था का अंकन इस कहानी में किया गया है। तो दूसरा है, देश की दरिद्रता का अंकन इस कहानी में किया गया है। मानव धर्म की प्रतिष्ठा का इसमें वर्णन है। स्त्री वेदना की झलक इस कहानी में हमको देखने को मिलती है। राष्ट्रभक्ति का चित्रण भी किया गया है दोस्तों इस कहानी में, और साथ ही पुलिस प्रशासन की व्यवस्था का चित्रण इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी और साथ में आपको दे दूं। मैं एस.आर. शर्मा दोस्तों, ये मेरा नंबर है, और हमारा दोस्तों 20 जुलाई से दोस्तों हमारा नया बैच बन रहा है यूजीसी नेट की तैयारी के लिए, जिसमें हम गारंटी के साथ, मनी बैक गारंटी के साथ में दोस्तों हम कोर्स कराते हैं, मतलब कराते हैं पूरा सिलेबस। तो दिसंबर 2020 के लिए हम दोस्तों बैच शुरू कर रहे हैं। 20 जुलाई से वो शुरू होगा, और उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों इस कहानी के महत्वपूर्ण कथन। दोस्तों, इस कहानी के कथन बहुत महत्वपूर्ण है, और वो आ सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। मैंने और किसी कहानी के कथनों को अभी तक नहीं दिया है, सिर्फ इस कहानी के कथनों को दे रहा हूँ, क्योंकि ये इस कहानी के जो कथन हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों कहानी की शुरुआत में ये कथन है, और वो मैं आपको बताता हूँ। तेरा नाम क्या है राही, तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सदा सरकार। चोरी क्या चुराया था? नाज की गठरी। कितना नाज था? होगा 5-6 सेर। और सजा कितने दिन की? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने कमा लेती, मिल जाते, लेकिन हम मजदूरी नहीं मिलती सरकार। हमारी जाति मांगरोरी है, और हम केवल भीख मांग कर ही खाते हैं। ठीक है, और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं इस कहानी की। इस कथनों पर प्रश्न आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने दोस्तों देती है और शुरुआत की ही है। और अब सबसे आखिर में चलते दोस्तों, वो है लेखिका का संदेश। लेखक का जो है, इसकी लिखने का राही जो कहानी लिखी है, उसका क्या संदेश देना चाहती है दोस्तों समाज को और हमको। तो वो है, समाज में गरीब व अन्याय असहाय लोगों के उत्थान व कल्याण के लिए किया गया कार्य ही सच्ची देशभक्ति होती है। यह है उनका कहने का तात्पर्य है, उनका संदेश है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रही इस कहानी की महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण कथन। अब मैं आपको पूरी कहानी का सार आपको सुना देता हूँ। तो दोस्तों, कहानी इस प्रकार है, राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। इस पूरा कहानी का सार आपको सुना देता हूँ इस प्रकार से दोस्तों। तेरा नाम क्या है राही, तुझे किस अपराध में सजा हुई है? तो राही कहती है, चोरी की थी सरकार। फिर वो उससे पूछा था, चोरी क्या चुराया था? तो नाज की गठरी चुराई थी। कितना नाज था? होगा 5-6 सेर। और सज़ा कितने दिन की है? साल भर की।
तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है, हम केवल भीख मांग कर खाते हैं। और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में कुछ देर तक मांगा, भोजा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वालों ने पकड़ लिया। दोस्तों यहाँ पर उद्घाटन होता है दूसरे पात्र का, अनीता का। अनीता ने एक ठंडी सांस ली। अनीता मतलब उसे पूछ रही थी ये सब बातें, और बोली, तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे हैं इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सज़ा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा, पर किसी ने नहीं सुना। राही ने कहा, ये सब बातें राही ने कही दोस्तों। अब मेरे बच्चे किसके पास हैं? उनका बाप है? अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उनका बाप मर गया, जेल में उसे मारा था और वही अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं। तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा, वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। तो उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार, राही ने कहा। ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सज़ा दिला दी, वही मर गया। सो ये 109 धारा का यहाँ पर वर्णन किया है लेखिका ने। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं, कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार ही है। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट भर के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद बेचारा की दूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं, उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हैं हम लोगों जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं? जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है? हम बड़े अभिमान से कहते हैं, यह हमारी 4थी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग के दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और उसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस की राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानिक संस्थानों के मेंबर और क्या क्या बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही सुंदर मार्मिक चित्रण किया है लेखिका ने, और वो कहना चाहती हैं कि जेल में जाकर भी हमें बड़ी सुविधाएं मिलती हैं, और सच्चाई ये है कि सच्चाई वो है जो गरीब महिला जिसको जेल हुई है, और हमारा तो जेल जाना भी उपयोगी होता है, और हमारे बार बार जेल जाने से तो देशभक्ति झलकती है और हमें बड़े ऊंचे ऊंचे पद मिल जाते हैं। तो राजनेताओं पर दोस्तों यहाँ पर तंग कसा है कि वो जेल जा जाकर उन्होंने जो मंत्री पद ग्रहण किए हैं और जो अपना नाम शोहरत कमाया। दोस्तों इस बात पर बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर कही है। दोस्तों आगे चलते हैं। अनीता सोच रही थी, कल एक जो खद्दर भी न पहने थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति?
तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात कही है, और ये दोस्तों जो पंक्ति है वो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, कि नीचे वाली पंक्ति को पूछा जा सकता है और वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति। अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था, वह दार्शनिक तो हो रही थी और उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचारावली अनीता को ही खाए जा रही थी। उसे बार बार लग रहा था कि उनकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्मानुभूति भी। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी भारत माता की संतान है। इन हजारों लाखों भूखे नंगे बहन भाइयों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें, तो थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सकें, तो सचमुच हमने देश की कुछ सेवा की, और हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। तो दोस्तों यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ये लास्ट वाली, कि हमारा देश तो ये वाली पंक्ति जो है दोस्तों महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछी जा सकती है कि वास्तविक देश तो हमारा देहातों में है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार है। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती हैं, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना, भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना कर ही नहीं सकते। आज यहाँ डेरा डाल के रहे तो कल दूसरी जगह चोरी की, बचे तो बचे, नहीं फिर 2 साल के लिए जेल हो गई। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं, यदि नहीं तो विचारादर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जननायकों और युग पुरुषों की क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंचने वाले कुछ एक महान आत्मजनों को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य की समझ नहीं। अन्यथा मानवता बढ़कर कौन सा धर्म है? पतित मानवता की जीवन दान देने की अपेक्षा और कोई महत्वपूर्ण है? राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रहों की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो, देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न हो बने। अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही और शाम को भी इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपने देखा कि जेल से छुटका कर वह इन्हीं मंगरूरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोला दिया है, और उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं। शाम को रोज़ उन्हें धार्मिक पुस्तकें सुनाई जाती हैं, और देश में कहाँ क्या हो रहा है सरल भाषा में समझाया जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना दिए हैं। राही के अनाथ आश्रम बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद न खुल पाई। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर चली गई। तो दोस्तों यहाँ पर सत्य की प्रतिस्थापना और जो हमारा समाज वर्ण है दोस्तों उसकी स्वच्छ स्थापना के लिए दोस्तों यहाँ पर जो सपना है, जो संदेश है दोस्तों लेखिका का, जैसे मैंने आपको दिया दोस्तों, वो यही है कि इन लोगों की, यानी कि जो लोग भीख मांगने जिनकी परंपरा है, उनको हटा करके उनको काम, मजदूरी और सम्मान की ज़िंदगी दी जाए, उनको खाने का 2 वक्त का खाना दिया जाए दोस्तों। तो यही सबसे बड़ी देशभक्ति और समाज सेवा कहलाएगी। ये इनका संदेश जो मैंने बताया था दोस्तों बिल्कुल सही है। इस प्रकार दोस्तों ये कहानी रही सुभद्रा कुमारी चौहान की दोस्तों। तो आपको जो कहानी अगर अच्छी लगी हो और मेरे ये नोट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और दोस्तों कमेंट अवश्य करिएगा। प्लीज़ कमेंट करने से मुझे लगता है कि आप मेरी कहानी आपको कैसे, आप जो कहानी के भाव है आपको पहुँचे या नहीं पहुँचे, ये मुझे तभी पता चल पाता जब आप लोग कमेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक बार फिर पुनः आपको याद दिला दूँ, नया बैच बन रहा है, उसके लिए मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। गारंटी के साथ हम आपको जो सिलेबस है कंप्लीट कराते हैं। ठीक।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।